हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी हम क्या कर रहे हैं सर, ये जो वीडियो है हमारी वो इससे पहले की जो हमारी वीडियो आई थी उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। सो उसके अंदर हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन जो था अकाउंटिंग का वो हमने कर लिया था। ठीक है, वो वीडियो 1 थी, क्लास 1 हमने वो लिया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं सर, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग क्या करने जा रहे हैं, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, यानी कि जो थ्योरी चैप्टर है आपका, ये आई थिंक ट्रेस गिरेवाल का चैप्टर नंबर 3 है ये। ओके, उसको हम करने के लिए जा रहे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो थ्योरीज वगैरह जो प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो कौन से प्रिंसिपल होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या 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 ना क्या चाहता है। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट यूजफुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्या कहता है ये सर, अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है? अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है आपको, कि आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे कि हम क्या कर सके, जुडिशियल डिसीजन जो है वो ले सके, यानी कि हम आगे चल के जो इंपॉर्टेंट निर्णय हमारे लिए वो हम ले सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमको अप्रोप्रिएट यानी कि जो सही है, यूजफुल है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमको मिलनी चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हमारा, ये कैसे अचीव होगा? ये ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो सकता है कि जब हम एक यूनिफॉर्म रूल्स को फॉलो करें और प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो अभी चलिए देखते हैं कि ये रूल्स एंड यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं क्या हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर कॉमनली नोन एज जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। दीज प्रिंसिपल्स आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो गैप होता है ना आपका, बेसिकली ये गैप क्या है, यही क्या होता है आपका, बेस होता है आपका अकाउंटिंग का। तो गैप रेफर्स टू द रूल्स। गैप क्या होता है आपका सर, ये रूल्स होते हैं या फिर गाइडलाइंस होती है अडॉप्टेड फॉर द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या कहता है ये सर, गैप क्या हो गए सर, ये बेसिकली आपके रूल्स होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं आपके रूल्स होते हैं, या फिर हम उसको गाइडलाइन कह सकते हैं, जिसको अडॉप्ट किया गया है किस चीज में सर, रिकॉर्डिंग में and reporting of the business transaction in order to bring uniformity and consistency in the preparation and the presentation of financial statement। देखिए, बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, तो भाई सभी बिजनेसेस क्या करें, अपने क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करें, और मेंटेन करें और सबके रिकॉर्ड्स एक जैसे हो। उसके लिए हमने क्या किया सर, एक गाइडलाइन बना दी कि भाई सभी लोग जो है वो इस तरह के सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। देखिए, जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल में क्या होता है, सबकी एक सेम यूनिफॉर्म होती है, जिससे पता चल जाएगी हाँ ये सारे ऐसे स्कूल के बच्चे हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल लगा दिया गया है, जिससे क्या करेंगे, जिससे यूनिफॉर्मिटी आ जाए, लगभग सभी के अकाउंट जो है वो एक जैसे, अंदर की चीजें होंगी वो बात अलग है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका सबका एक जैसा हो जाए। These principles have evolved over a long period of time on the basis of the experience of the accountant, customs, legal decisions। क्या होता है, काफी लंबे समय से बने हैं आपके ये, किससे सर, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, किसके, एजेंट अकाउंटेंट के हो गया, कस्टम्स के हो गया, लीगल डिसीजंस। हम कह सकते हैं, समझ आ रहा है पॉइंट ना, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बस बन के रेडी हो गई है, इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या, अजम्पशंस क्या है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली इन पर क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। देखिए, सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले अजम्पशन क्या है सर, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग का मतलब क्या होता है, चलते रहना। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, बेसिकली क्या बोलता है, ये अज्यूम करता है कि कोई भी जो संस्था है, कोई भी एंटरप्राइज इनडेफिनेट टाइम तक क्या रहेगी, वो एग्जिस्ट करेगी। यानी कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो, तो बिजनेस ये मान के चलता है कि बिजनेस एक दो दिन में खत्म नहीं होने वाला है, ये एक साल में नहीं, बल्कि इसकी लाइफ जो है ना वो क्या होती है, वो इन्फिनिटी होगी, इनडेफिनेट लाइफ होगी, यानी कि लंबे समय तक चलती जाएगी, है ना। और इसका बिजनेस का कोई इंटेंशन नहीं है कि जल्दी से लिक्विडेट करने का या खत्म करने का या ऑपरेशंस को कम करने का, ऐसा कोई प्लान इसका नहीं होता है। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल जो है वो यही कहता है। अगर मैं सिंपल इसको बोलूं, बिजनेस क्या कहता है ये, बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इसे बंद करने का कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट ना। तो इसका रिलेवेंस क्या होता है, देखिए सर, तो इसी के बेसिस पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बांट सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए होंगे। तो जब आप ये सोच रहे हो कि भाई हमारा बिजनेस लंबा चलने वाला है, तो पहले से आप क्लासिफिकेशन करके चलोगे। उसके अलावा जब बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, जब आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो आप करंट और नॉन करंट ट्रांजेक्शंस को भी क्या करोगे, आपस में बाइफरकेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। और फिर थर्ड क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अ फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड एसेट्स अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। क्या कहता है ये कि भाई आप क्या करोगे, आप जो है ना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं कहां पर होंगे, आपके सर बैलेंस शीट में होंगे, जिससे कि क्या होता है आपका, जिससे ये बोलेगा कि
बुक वैल्यू पे आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में उसको लिखोगे, जिससे कि आपका मार्केट विदाउट रेफरेंसिंग, विदाउट हैविंग रेफरेंस टू द मार्केट वैल्यू, बिना मार्केट वैल्यू के रेफरेंस के। बेसिकली क्या करता है आपका, थर्ड क्या हो गया, हम डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर पाएंगे इसी से ही, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए आपके गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के, कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बाइफरकेट कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, नॉन करंट करंट एसेट को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, लाइबिलिटीज को भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करोगे, जो आपकी फिक्स एसेट है उसके ऊपर क्या करोगे आप, डेप्रिशिएट जो है वो चार्ज कर पाओगे, क्योंकि अभी अज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है काफी लंबे चलने वाला है, और जब लंबा बिजनेस चलेगा तो एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होगी, तो उसको भी आप कंसिडर करोगे। नेक्स्ट बोलता है आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन। देखिए, according to this assumption, accounting practice once selected and adopted should be applied consistently year after year. This will ensure a meaningful study of the performance of the business for a number of years. देखिए क्या कहता है आपका सर, कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपने कोई प्रिंसिपल अडॉप्ट किया 1 साल, लेट्स सपोज डेप्रिसिएशन की बात करें अगर, है ना, आपने 1 साल क्या किया था, डेप्रिसिएशन को हमने ना एसएलएम मेथड से चार्ज कर दिया। तो अभी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जितने भी साल तक काम करते जा रहे हो, हर बार आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से ही चार्ज करोगे। इससे क्या रहेगा, एक यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं कि भाई 1 साल आपने एसएलएम चार्ज कर दिया, दूसरे साल आपने डब्ल्यूडीएम का चार्ज कर दिया, या फिर ठीक है जो है वो अलग चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी आप प्रिंसिपल फॉलो करो उसको क्या करो, कंसिस्टेंटली अप्लाई करो हर ईयर के ऊपर में। ओके, कंसिस्टेंसी कंजम्पशन डज नॉट मींस दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। का मतलब ये नहीं कि एक प्रैक्टिस आपने अडॉप्ट कर ली उसको चेंज नहीं कर सकते, बट जब ये डिजायरेबल हो कि भाई चेंज करना बहुत जरूरी है, तभी जब उसको क्या करोगे, आप चेंज करोगे, और उस जो चेंज आपने किया उसको प्रॉपर डिस्क्लोज करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बी चेंज इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स टू। मान लो कि कोई चेंजेस होते हैं, लॉ में कोई चेंज हो गया, तो सर लॉ में कोई चेंज हो गया तो आपको भी अपने मेथड के अंदर में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसका रेलेवेंस क्या होता है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एज दे कैन कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर। तो देखिए सर, डेप्रिसिएशन को आपका एसएलएम मेथड का यूज कर रहे थे, उससे आपका नेट प्रॉफिट आया था, है ना, नेट प्रॉफिट आपने निकाला जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करिए एसएलएम मेथड पे, तो आप 2 साल के जो 3 साल के जो प्रॉफिट है ना, उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि हर जगह आपके जो प्रिंसिपल्स थे वो सेम ही तरह के आपने इस्तेमाल किए हुए थे। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हो गया, अजम्पशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है accrual assumption. As per the accrual assumption, all the revenues and costs are recognized when they are earned or incurred. देखिए क्या कहता है ये कि सर कोई भी रेवेन्यू या कॉस्ट जब आप रिसीव कर रहे हो, जब हो रही है आपका, जब आपने खर्चा किया है या जब आप इनकम को रिसीव कर रहे हो, तब क्या करोगे, उसको आप रिकॉर्ड करते हो। एक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है, इट इज immaterial whether the cash is received or paid at a time of transaction or on a later date if the credit is made on for the then the revenue earned is recorded in the 15th February not on the date when the cash is realized। देखिए क्या कहता है ये कि मान लो ये क्या बोलते हैं, आपने क्रेडिट सेल करी, ओके क्रेडिट सेल करी, आपने क्रेडिट सेल करी है सर, किस डेट को आपने क्रेडिट सेल करी है, 15,000 इज मेड ऑन 15th February। ओके ठीक है, क्रेडिट सेल आपने कब करी है सर, 15 तारीख को, लेकिन आपको जो मनी कितने की, 15,000 की। ओके, आपने सेल करी है लेकिन मनी आपको रिसीव हो रही है फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2 महीने के बाद। तो हम क्या करेंगे सर, जब आपने ये ट्रांजेक्शन करी थी ना, आप उस टाइम पे उसको रिकॉर्ड करोगे, यही तो बोलता है आपका, है ना, कि जब आपने रिकॉर्ड किया, रिसीव किया उस टाइम पे नहीं, जब आपने ये ट्रांजेक्शन करी थी उस टाइम पे आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। इन केस ऑफ एक्सपेंस, if at the end of the year salary for the 2 months is due but not paid, then expense of salary will be recorded in the current year in which the salary is due, not the next year when it will be paid। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी का भी बोला कि सर हमारा ना अपने अप्रैल की सैलरी जो है ना, लेट्स सपोज करो मार्च की सैलरी है, मार्च की सैलरी क्या थी आपकी, मार्च की सैलरी आपकी ड्यू थी। ओके, ड्यू थी तो वो आपने पे नहीं किया, ड्यू थी तो अब ये सोचा यार ये पेमेंट तो आप अप्रैल में कर रहे हो, तो सर अप्रैल में पे कर रहे हो ना, बट आप इसको अप्रैल में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप इसको रिकॉर्ड कब करोगे, मार्च में ही करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर उस साल की जो भी ट्रांजेक्शन थी वो आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वो खर्चा अप्रैल का था, सॉरी मार्च का था, तो आप उसको मार्च में ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो एक्रूअल असम्पशन यही बोलता है कि बस जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन की गई है उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिलेवेंस क्या है, अर्निंग ऑफ रेवेन्यू एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी एक्यूरेटली मैच टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर मैच हो जाएगा आपका कि भाई कब कितना आपने खर्चा किया था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अजम्पशंस। 3 अजम्पशंस हमने देख ली, कौन कौन सी सर, एक गोइंग कंसर्न था, दूसरा कंसिस्टेंसी था और तीसरा था एक्रूअल अजम्पशन। आगे बढ़ के देखते हैं क्या बोलता है ये। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए पहला प्रिंसिपल कौन सा है, अकाउंटिंग एंटिटी। देखिए क्या होता है, एन एंटिटी हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर। देखिए
एंटिटी मतलब कोई भी संस्था जो है ना, वो क्या बोलती है कि उसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वो ऑनर से अलग होती है, ऑनर का नाम मालिक हो गया, उससे वो अलग होती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, business is treated as an equity which is separate and distinct from its owners. Therefore, transactions are recorded and analyzed, and the financial statements are prepared from the point of view of the business, not the owner. ठीक है, जो भी काम हो रहा है ना, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा सर? वो होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनर चाहे जो भी कर रहा है पर्सनली अपना, हम उसकी बात नहीं करेंगे, जो बिजनेस कर रहा है, एंटिटी कर रही है, हम उसकी बात करते हैं। द ऑनर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, इंटरनल लायबिलिटी होती है फॉर हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। क्या होता है आपका सर? ऑनर क्या हो गया? ऑनर को यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम? ऑनर जो है, ऑनर मतलब मालिक जो हो गया, वो क्या हो गया सर? वो आपकी लायबिलिटी हो सकती है एक तरह से बिजनेस के लिए, क्योंकि पैसा दिया है इसने, लायबिलिटी हो जाएगी आपकी ये। और ये लायबिलिटी किस तरह की होगी सर? ये होगी इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी ये, ऑनर जो है वो। टू एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम, जितना पैसा उसने लगाया। तभी तो क्या कहते हैं कि तभी तो क्या कहते हैं सर, जो फर्म होती है ना, फर्म क्या करती है सर? फर्म देती है आईओसी। किसको देती है? आईओसी देती है ऑनर को। आईओसी देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि फर्म की वो लायबिलिटी बन चुकी है एक तरह से, इसलिए इसको हम लायबिलिटी साइड भी शो करते हैं, कैपिटल जो होता है। IOC is treated as expense like any other expenses. His private expenses are treated as drawing. और मान लो कि किसी ऑनर ने अपना प्राइवेट एक्सपेंडिचर किया है, प्राइवेट खर्चा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं, जो कि वो बिजनेस से हम क्या कर देते हैं? कैपिटल में से कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका इंपॉर्टेंट क्या था सर? यहाँ पर ऑनर और जो बिजनेस होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोस ट्रांजेक्शंस, ये क्या बोलता है आपका? ओनली दोस ट्रांजेक्शंस which are measured in money can express in the terms of money are recorded in the books of account. Non-monetary terms like death of the employees, manager, dispute, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड नहीं करते। ये लिमिटेशन भी हमने देखा था। तो अगला क्या बोलते हैं? मनी मेजरमेंट, कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं मनी के अंदर में, केवल मनी में रिकॉर्ड होने वाली जो ट्रांजेक्शन्स होती है, मनी में जो आपने काम किया है उसी को ही रिकॉर्ड करते हो। इसकी लिमिटेशन क्या होती है सर? एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है, और वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है ना। कैसे बोलता है? टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिंपल एंड रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग होमोजेनियस, द फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द कॉमन बट मेजरमेंट मनी व्हिच इज नॉट स्टेबल। देखो स्टेबल कैसे नहीं है सर? हो सकता है जो चीज 2021 में 2021 में हो सकता है अलग रेट में हो, 2022 में जाके वो क्या होता है? रेट उसका चेंज आता है। क्यों सर? इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन भी तो होता है ना, महंगाई आ जाती है, तो जब महंगाई आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है सर? रेट तो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसको ये क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है, मनी जो मेजरमेंट कंसेप्ट होता है आपका। चलिए सर, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है the life of the enterprises is divided into smaller period so that its performance can be measured at a regular interval. हम क्या करते हैं सर? ईयर वाइज, जैसे हमने फाइनेंशियल बात दिया ना 2022 से लेकर 23 तक, ये हमारा एक फाइनेंशियल हो गया। हमने बोला कि बिजनेस लंबा चलेगा, बट हमने क्या कर दिया? एक साल के लिए क्या कर दिया इसमें? छोटे मतलब छोटे ईयर्स में डिवाइड कर दिया हमने, एक ईयर में दो एक ईयर करके क्या करें? इसको डिवाइड करते हैं, जिससे हर साल क्या करेंगे? हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी पता चल जाएगी कि हर साल बिजनेस कैसे काम कर रहा है। और हर अकाउंटिंग ईयर के बाद आप प्रॉफिट जो है लॉस उसको सेंड करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, जिससे आपको परफॉर्मेंस का जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे पता चलता रहेगा। ठीक है, इसका रिलेवेंस क्या हो जाता है सर? इसका रिलेवेंस की बात करें अगर, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? देखिए दिस assumptions requires the allocation expense between capital and revenue. ये कहते हैं कि भाई आपको कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में जो है ना अपना डिफरेंशिएशन जो है ना करना चाहिए। Portion of capital expenditure is consumed during the current year is charged to the income statement, and remaining portion of unconsumed portion is shown एज एन बैलेंस शीट ऑफ द एसेट। क्या कहता है ये सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो इस बार खत्म हो गया है, तो उसको क्या करोगे? आप बैलेंस शीट में शो करोगे, और बाकी नहीं, सॉरी, जो खत्म हो गया उसको आप पीएनएल अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में शो करोगे, बाकी की पूरी क्या करोगे? बैलेंस शीट में शो कर दोगे। जैसे 1 लाख की मशीन थी, तो 1 लाख की मशीन में से आपने कितना पोर्शन यूज कर लिया सर? 20% हमने यूज कर लिया, यानी कि डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप कहाँ शो कर दो? उसको आप इनकम स्टेटमेंट में शो कर दो, बाकी की पूरी कहाँ शो कर दो? बैलेंस शीट में शो कर दो। एज पर द इनकम टैक्स लॉ, टैक्स और इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस 1 अप्रैल से 31 मई। ये हमारा फाइनेंशियल हो गया, ये भी हमको ध्यान रखना है। टाइमली डिसीजंस फॉर करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट बाय यूजिंग दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो आप क्या कर रहे हो? हर साल आप अकाउंट रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हो, तो क्या करते हो? हर साल आपको पता चलता रहेगा कि सर हमारी क्या प्रो एंड कौन से कोई पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ समस्याएं हो, आपको हर साल पता चलती रहेगी। तो आप ये भी कर सकते हो, ये प्रिंसिपल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है सर? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑल द सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकम्पनिंग नोट्स टू द अकाउंटिंग।
फुल डिस्क्लोजर सर कोई वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स या डिसीजंस जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए, और उसके साथ एक नोट भी जो है ना वो भी आपको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। The financial statement should act as a mean of conveying and not concealing the information. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए सर, ऐसी होनी चाहिए जो कन्वे करे, ना कि छुपा ले। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द पार्टीज मे एबल टू टेक साउंड डिसीजंस। क्या कहता है ये, इससे अगर आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करोगे तो ये क्या होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करेगा और पार्टीज को भी क्या करेगा, एक साउंड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा ओके, फोर्थ क्या आता है, फुट नोट भी होने चाहिए, देख लेना। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। देखिए ये क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट इज कंपल्सरी बट इट डज नॉट इंप्लाई दैट इवन दोज फिगर्स व्हिच आर इररिलेवेंट आर टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए सब कुछ बताना जरूरी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कहीं पर ट्रांजेक्शन करने के लिए गए थे, किसी से पैसा लेने के लिए गए थे और आपने वहाँ पर चाय पी और उसका भी आपने रिकॉर्ड कर दिया, भाई मैंने तो चाय पी हुई है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हो। सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस में जो बहुत ही होती तो है लेकिन बहुत ही माइनर उनका जो होता है वैल्यू होती है। तो कह सकता है कि ऐसी चीजों को जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज आइटम्स एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव मटेरियल इफेक्ट एंड आर रेलेवेंट टू द यूजर्स। क्या कहता है सर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके मटेरियल इफेक्ट पड़ता है जिनका, उन्हीं को रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 लाख की पेमेंट लेने के लिए जा रहे हो, है ना, और आपने क्या कर दिया सर, कन्वेंस पे आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि 1 लाख के लिए आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, तो इसको तो आपको शो करना ही पड़ेगा। बट 1 लाख रुपए लेने जा रहे थे और आपने 10 रुपए की क्या कर दिया, वहां पर एक पेन खरीद लिया, लेट्स सपोज करो। तो ये इतनी छोटी माइनर वैल्यू की ट्रांजेक्शन है जिसको रिकॉर्ड नहीं करोगे आप, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे आपने रिकॉर्ड करने बैठ गए ना तो बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है सर, वो फैक्ट्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं, केवल उन्हीं को शो कर दिया और इररिलेवेंट को शो करने की जरूरत नहीं होती है ना। If the knowledge about any information is likely to affect the user's decision, it terms as material information. सब material information क्या होती है, वो कोई भी information जो users को affect कर सकती है उसको हम material information कहते हैं। जैसे it should be noted that an item material of one enterprises may not be material for other enterprises. That is 50,000 is immaterial for the enterprises having a turnover of 100 crore, but it is material for enterprises having turnover 10 लाख। देखो क्या कहता है आपका, सब 50,000 ना किसके लिए मटेरियल है, सब 50,000 की ट्रांजेक्शन 10 करोड़ वाले के लिए तो कोई मैटर नहीं करेगी, लेकिन 50,000 की ट्रांजेक्शन 10 लाख वाले के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। तुम कह सकते हैं मटेरियल प्रिंसिपल क्या हो गया, मटेरियल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो यूजर्स को अफेक्ट करती है उसको मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल prospective profit should not be recorded but all the prospective losses should immediately be recorded। कहने का मतलब ये है कि सर जो इनकम है, मान लो कि कोई इनकम है, इनकम अगर आने वाली है तो उसको आप मत रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं आपके, जो भी आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है ना, उनको आप रिकॉर्ड कीजिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट टू ओवरस्टेट द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस इन एनी केस। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई हम किसी भी तरीके से किसी भी केस में हम ये ना शो कर पाए कि हमारा प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ओके, दिस कंसेप्ट एंश्योर्स दैट रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कंपनी इज पोर्ट्रेड। एक रियलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक इन्वेस्टर था, क्या किया, कंपनी ने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया और कंपनी ने ये शो दिया, भाई हमारी जो एक मीटिंग हुई थी, हमने एक मीटिंग में गए और मीटिंग अच्छी रही और हमने बोल दिया भाई हमारी कंपनी को जो है ना 10,000 करोड़ का टेंडर मिलने वाला है। ठीक है, अब ये बहुत भाई इंपॉर्टेंट हो गया, हो सकता है कि इनकम आ जाएगी, है ना। अब ये ट्रांजेक्शन हुई नहीं है लेकिन आपका एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन अभी इसको धरातल पे नहीं आई है, अभी इसमें काम होना शुरू नहीं हुआ है। अब आपने क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया इसको ऐसे ही। अब मान लो कि इसको देखे देखे यार यहाँ तो बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो लोगों ने क्या कर दिया, इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया और बाद में हो सकता है कि किसी और गलती की वजह से, या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और ये जो है वो काम नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से क्या हो गया भाई, धोखा हो गया। एक्सपेक्टेड इनकम थी तो आई नहीं, लेकिन इन्वेस्टर्स ने ये सोच के पैसा लगा दिया था, तो इन्वेस्टर्स के साथ तो धोखा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन डिफरेंट इक्वली एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव मेथड्स आर अवेलेबल द मेथड इज लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट से। ओके, तो ये कहता है आपका प्रूडेंस जो प्रिंसिपल है, ये बोलता था आपका, है ना, कि जो एक्सपेक्टेड इनकम होती है उसको शो नहीं करना चाहिए, बट एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप क्या करोगे, शो कीजिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये देखते हैं। देखिए कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट कंपेयरिंग टू द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन एंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर फॉर मेकिंग एसेट रेडी टू यूज। मतलब सर जो जिस रेट पे आपने इसको परचेज किया है, जिस रेट पे आपने इसको परचेज किया है ना, उसी रेट पे क्या करो, इसको आप रिकॉर्ड करो।
और जितना भी सारा एक्सपेंस किया है, जितने भी सारे एक्सपेंस किए हैं इसको रेडी करने में, वो सारे के सारे यहाँ पर आप क्या कर दो, इसको रिकॉर्ड कीजिए। दिस कॉस्ट बिकम बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर द एसेट सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटेड टू द पास्ट इट रेफर्ड द हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि ये पास्ट से संबंधित होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी 1.5 लाख रुपए की, 20,000 रुपए स्पेंड करिए इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर, देन 170 विल बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट ऑफ मशीन इन द बुक्स एंड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द कॉस्ट। क्या कहता है सर, 1.5 लाख की मशीन खरीदी, 20,000 रुपए आपने उसके ऊपर लगा दिए, टोटल 170 की होगी ना, तब 170 को आप रिकॉर्ड करोगे और आगे चल के जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो 170 पे ही करेंगे। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन गोज अप टू 2,000, क्या 2 लाख रुपए ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई, देन इंक्रीज वैल्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड, तो जो इंक्रीज वैल्यू उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। दिस cost is systematically reduced year after charging depreciation and the assets are shown on the balance sheet book value depreciation। क्या कहता है, देखिए सर जो वैल्यू बढ़ी है उसको शो नहीं करोगे, हर साल इसकी वैल्यू क्या होती है, वो कम ही होती जाएगी डेप्रिसिएशन के थ्रू, आप इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट समझ में आ गया हमको, बिल्कुल सर। जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं आपको मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। भाई जो भी अपने एक्सपेंस किए हैं उसके तुलना में जो भी रेवेन्यू आप आ रहे हैं तो उसको दोनों को मैचिंग होनी चाहिए, दोनों को एक साथ जो है वो आप मैच करके शो कीजिए। The matching principle facilitated the assessment of the amount of profit earned or loss during a particular period by directing the related expenses। इससे क्या मिल जाएगा सर, इससे आप प्रॉफिट जो है ना वो क्या कर सकते हो, आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि भाई हमने कितना पैसा कमाया है और कितना पैसा खर्च किया था। तो इसलिए हम क्या कहते हैं सर, मैचिंग प्रिंसिपल यही बोलता है कि जितना पैसा आपने खर्च किया है ना इनकम को अर्न करने के लिए, वो सारा सर आप क्या करिए, प्रॉपर रिकॉर्ड कीजिए और मैचिंग के साथ। तो द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस रेवेन्यू आर डन ड्यू द मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी आपको करने चाहिए, इनकम रिसीव इन एडवांस ये भी होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन चार्जेस, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, शो करोगे मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है ये, अच्छा मैचिंग प्रिंसिपल समझ में आ गया ना, मतलब ये कि जो भी आपने एक्सपेंस किए हैं कि इनकम को अर्न करने के लिए वो सारे के सारे क्या करने चाहिए, आपको रिकॉर्ड करना है और बाकायदा जहां जहां आप रेवेन्यू के लिए जो भी खर्चा करते हो उसके साथ मैचिंग के साथ साथ आपको रिकॉर्ड भी करना चाहिए, उसी साल करना चाहिए। भाई इस साल रेवेन्यू आ रही है तो इसी साल तो वो खर्चा किया, ऐसा थोड़ी कि इस साल आपने वो रेवेन्यू अर्न करी है और उसको आप अगले साल शो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे याद आ गया, एग्जांपल एक दे सकता हूँ। लेट्स सपोज करो कि आपने क्या किया था जनवरी में आपने क्या किया सर, परचेज स्टॉक फ्रॉम रोहन, आपने रोहन से स्टॉक खरीदे कितने के सर, 1 लाख रुपए के, ठीक है। एड फरवरी में आपने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया आपने कितने का, सेल कर दिया आपने, लेट्स सपोज को 1.20 में सेल कर दिया। तो क्या कहता है, तो सर जो ये दिख रहा है आपकी कॉस्ट और ये रेवेन्यू, इन दोनों को आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक साथ शो करेंगे आपका। अगर आपने इसको शो नहीं किया, केवल इसको शो कर दिया, भाई क्रेडिट कितनी हो सकता है इसने पेपर, आपने इसको पेमेंट कब करी सर, अप्रैल में पेमेंट करी, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, दिख रहे हो आप क्या कह रहा है वो। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आपने रेवेन्यू अर्न करी है उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस जो किया है उसको प्रॉपर मैचिंग के साथ में और उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा सर, इस साल आपकी 1.5 लाख की सेल हो गई और अगली साल आप उसको एक्सपेंस दिखाओगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो भाई जिस साल आपने रेवेन्यू करी है, सेल करी है, उसी टाइम पे आपने जो परचेज किया था उसको भी आप शो करोगे। सर ड्यूअल एस्पेक्टिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि every business transaction has two aspect, debit and credit equal amount, every debit there is a credit equal amount of one more account और vice versa। कहने का मतलब ये है कि सर जो भी आप काम करते हो ना उसकी दो साइड होती है आपकी, एक साइड होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है आपकी क्रेडिट साइड, और इन दोनों को ही आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर शो करना चाहिए डेबिट क्रेडिट के अंदर, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन की दो साइड होती है, जो दो साइडों को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे क्या बोलता है ये, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख रुपए, राम ने क्या किया, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। इट इंक्रीज कैश एसेट साइड एंड कैपिटल लायबिलिटी साइड। क्या कहता है ये सर, दो साइड हो गई इसके अंदर, एक तरफ तो कैश की साइड हो गई, कैश हो गया, और दूसरी तरफ आपका कैपिटल हो गया, डेबिट क्रेडिट हो गया आपका, है ना। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट यही बोलता है कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो साइड होती है, एक होती है डेबिट और दूसरी होती है क्रेडिट, और दोनों को आपको शो करना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम भी हम कहते हैं। ओके,
तो ये हो गया, हमारे प्रिंसिपल सारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। देखिए इसके लिए हम क्या कर देते हैं, ओके बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। सर दो होते हैं बेसिकली, एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है आपका एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या कहता है, रिकॉर्ड इन द बुक्स ओनली रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। कैश बेसिस ये कहता है कि जब आपको कैश रियलाइज हो रहा है या फिर आप कैश इनकर्ड कर रहे हो, तभी आप इसको क्या करो, रिकॉर्ड करो। द अमाउंट द इनकम इज कैलकुलेटेड एज एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसिप्ट, ओके एंड कैश एक्चुअल पेमेंट। जब आप एक्चुअल रिसीव कर रहे हो या फिर एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, तब आप इसको रिकॉर्ड करते हो। कैश बेसिस का मतलब ये होता है। दूसरा क्या होता है आपका, ओके दूसरा क्या बोलता है ये, ओके इसमें कुछ और भी बोल रहा है, एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन द पेमेंट और रिसीट इज मेयरली ड्यू टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर चीजें होंगी तो उन सबको आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते, अक्रूड इनकम इन सबको भी आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो कैश बेसिस क्या कहता है, केवल कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सर ये बाकी ये सब ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपकी एक्रूअल बेसिस के अंदर में। अंडर दिस सिस्टम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड। जब हुए आपके, इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम एंड व्हेन इट इज अक्रूड और रिस्पेक्टिव होगा कि जब आपको रिसीव होगा। मतलब ये कि कभी भी रिसीव हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जब वो ट्रांजेक्शन हुई है ना उसको आप तब रिकॉर्ड करोगे। उसी तरह से एक्सपेंसेस भी जब इनकर्ड किए गए हैं तब उसको करोगे, भले ही आपने बाद में पेमेंट करी हो। भाई हमने क्या कर दिया, सैलरी अप्रैल के, लेट्स सपोज करो जुलाई की सैलरी है, ओके जुलाई की सैलरी है, बट आप उसको अक्टूबर में पे करते हो, तो कैश बेसिस होता तो कहता कि भाई इसको रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। कैश में तो आपने पेमेंट करी नहीं है जुलाई में, तो उसको रिकॉर्ड मत करो। लेकिन जब हम एक्रूअल बेसिस की बात करेंगे तो वो बोलेगा भाई जुलाई में ही क्या कर दो, उसको रिकॉर्ड कर दो, भले ही वो आप अक्टूबर में पेमेंट करते हो, बट वो था कब का, सर वो जुलाई का था, तो उसको जुलाई में आप रिकॉर्ड कर दो। इसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस, ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस या जो भी इनकम रिसीव एडवांस, ये सारी चीजें क्या कर देते हो, कंप्लीट कर देते हैं। अब ये ना एक मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सर कंपनीज एक्ट 2013 इसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कंपनीज को। ये कहता है सर इसके लिए हमको एक्रूअल बेसिस जो होते हैं ना अकाउंटिंग, उसको फॉलो करना चाहिए। ये बोल इंपॉर्टेंट है आपका कि 2013 का कंपनी एक्ट है वो किसको बेस मानता है, सर वो एक्रूअल बेसिस को बेस मानता है। चलिए ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। सर एक्रूअल में आप दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, इसमें केवल कैश की ट्रांजेक्शन होती है। प्रॉफिट एंड लॉस इज रिजल्ट करेक्टली, यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट आपको प्रॉफिट लॉस मिल जाता है, यहाँ पर आपको करेक्ट नहीं मिल पाता क्योंकि केवल आप कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। दिस मेथड इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। यहाँ पर क्या करते हैं हम, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। बट कैश बेसिस में डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। लीगल पोजीशन क्या है, इसको कंपनीज एक्ट में पहचाना गया है, इसको कंपनीज एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए तो एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस भी हमारा हो गया था, ओके। अभी हम देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसकी भी बात कर लेते हैं। कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्शंस। देखिए द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल have been developed in the form of concepts and convention to bring compatibility and uniformity in the financial statements। क्या कहता है ये, क्या कहता है ये सर इसमें ना सभी बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, सबके अंदर कंपैरेटिबिलिटी भी हो जाए और यूनिफॉर्मिटी भी हो जाए, सभी के डेटा में एक जैसे। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हमने गैप को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। बट गैप also allows a large number of alternative treatments for the same items, है ना। बट गैप में ये भी बोला गया कि सेम आइटम के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत अलग अलग अल्टरनेटिव जो है आप यूज कर सकते हो। सर हमारे सामने डेप्रिसिएशन का एक एग्जांपल है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सर, एसएलएम होता है और डब्ल्यूडीएम होता है, डब्ल्यूडीएम है ना, रिटन डाउन मेथड। तो ये तो बोलता है कि सर अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है ना बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो क्या करते हैं सर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम ट्रांजेक्शंस। तो अलग अलग संस्थाएं क्या करती है, अलग अलग जो है ना वो कंसेप्ट जो है ना उसको यूज कर लेते हैं अपने क्या उसके लिए, क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम आइटम ओवर द डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्पेरेबल। जब अलग अलग संस्थाएं या एक ही संस्था अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करती है तो उसको क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है और फिर कंपेयर करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो इट वॉज फेल्ट डेट, तो ऐसा पाया गया कि सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो ये बोला गया यार कुछ तो ऐसे मिनिमम चीजें होनी चाहिए जिसको सब फॉलो करें, so that the accounting standards have the qualitative characteristics of reliability, relevance and understandability and comparability। जिससे ये चारों चीजें जो है ना वो, जिससे क्या कर सकते हैं, ये चारों चीज आपको रिसीव हो जाए। क्योंकि भाई सभी लोग अलग अलग प्रिंसिपल लगा रहे हैं तो ये चीज तो फॉलो नहीं हो पाएगी। लेकिन हम एक कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, तो इसको करने के बाद में ना ये चारों चीजें आप बिजनेस में अचीव कर सकते हो। सो फिर क्या किया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी वॉज
इन 1973। क्या किया गया? फिर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को सेटअप किया गया 1973 को, जिसका अब नाम चेंज करके IFRS रख दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमेटी नाम रख दिया गया है इसका। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICWAI आर द मेंबर ऑफ दिस कमेटी। क्या कहता है ये कि जो IFRC सॉरी, इसमें ना हमारे ICAI इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर ICWAI, ये जो है ना ये भी क्या है, इसके मेंबर बने हुए हैं। ओके ICAI set up the accounting standard boards in 1977 to identify the area in which uniformity in accounting is required। क्या कहता है ये? फिर हमारे ICAI ने क्या किया सर, इन्होंने ASB एक बोर्ड के स्टैब्लिश किया कब? 1977 के अंदर में, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को सेटअप किया, जिससे कि ये इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई वो कौन से एरियाज हैं जहां पर हम यूनिफॉर्मिटी को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो SB प्रिपेयर्स एंड सबमिट द ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द, ये सही। फिर इसने क्या किया सर, ड्राफ्ट तैयार किया, इसने पहचाना कि हाँ हम इन एरिया में क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। इसने फिर ये रिपोर्ट किसको सबमिट करी सर? ICWAI को इसने रिपोर्ट सबमिट करी। ओके हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर जी सर पूछे थे आज अकाउंट की क्लास कितने बजे तक चलेगी? बेटा 11 बजे से 12 बजे तक। 11 से 12? ठीक है सर। ठीक, ओके है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ASB the council of ACI issued the draft for the comment by the government, industries, professional etc. After due the consideration of the committee comment received, the council of CI notified it for use of the financial statement। बेसिकली उसका क्या कहता है कि इन्होंने क्या कर दिया, फिर जो है वो सबसे बातचीत करी और फिर उन्होंने अपना ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया, उन्होंने बताया कि क्या करना होगा। देखिए अब इसमें क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट। क्या होते हैं? रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं, issued from time to time इशू किए जाते हैं by the institutions of the accounting professionals, specifying the uniform rules। क्या बताते हैं ये सर? यूनिफॉर्म रूल्स को बताते हैं, प्रैक्टिसेस को बताते हैं फॉर ड्राइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाओगे। ये आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो समय समय पर दिए जाते हैं आपके। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? सर यूनिफॉर्मिटी, अभी तक हमने बात करी थी यूनिफॉर्मिटी सबसे मेन चीज होती है। जो भी स्टैंडर्ड लाए गए हैं इसका मेन पर्पस क्या है सर? यूनिफॉर्मिटी आए किसी भी तरीके से, कि हर कोई अपनी इच्छा से कुछ भी कर रहा है, ऐसा ना हो। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए काम किया गया था सर। रिलायबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए भाई हम जो डेटा देख रहे हैं उसको हम रिलाई कर सके, तो इसलिए उसको लाया गया कि भाई सब लोग उसका प्रॉपर यूज भी कर सके, उस पर कॉन्फिडेंस भी हो सके। इस चीज को प्रमोट करने के लिए इसको किया गया था सर। जो फ्रॉड थे या फिर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा था ना, उसको क्या कर दिया है, कम से कम करने के लिए जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए जाते हैं। और फिर टू हेल्प ऑडिटर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो इसके वजह से क्या होता है, जो ऑडिटर्स होते हैं उनको बुक को ऑडिट करने में भी क्या रहता है, वो बहुत ही आसान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है आपका सर? ये बोलता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। दिस टर्म रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB ने। जो देखो ये इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हो गए वो तो इंडिया के जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, उन्होंने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। बट हम बात करते हैं IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसने क्या किया था, इशू किया था। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली टू हेल्प द पार्टिसिपेंट इन द वेरियस कैपिटल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर। देखो क्या बोलता है आपका ये ये कहता है कि जो ये संस्था है आपकी है ना, हमने देखा कि सर जो IFRS बेसिकली IFRS ये जो है ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये जो है ना ये पूरे किसके लिए काम करता है सर? ये इंटरनेशनली काम करती है, इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए काम करती है। जो भी लोग भाई काम कर रहे हैं ना उनके लिए है ये, इंटरनेशनली काम करती है भाई सभी पूरी दुनिया में लगभग जिससे कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करे, तो इसलिए इसको इसको लाया गया था। IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए अंदर क्या क्या होता है आपका सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे बताओगे? इसमें एलिमेंट होगा एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। कॉम्प्रिहेंसिव, अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों को आप शो करोगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ये भी आप प्रॉपर शो करोगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट वगैरह जो है सारी चीजें आप क्या करोगे, प्रॉपर इसको शो करोगे। अभी क्या बोलते हैं सर, मेन डिफरेंस क्या है आपका
some main difference between IFRS and IAS, Indian Accounting Standards and International Financial Reporting Standards, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? जो होता है आपका IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड वाइल IAS आर रूल बेस्ड। ये जो होता है ना IFRS, ये प्रिंसिपल बेस्ड है, यानी कि जो प्रिंसिपल है ना उनके बेसिस पे इसको बनाया गया है, लेकिन IAS जो है ना इसको रूल बेस्ड बनाया गया है, जो भी रूल डिसाइड करते हैं ICAI जो रूल बनाते हैं उसके बेसिस पे इसको बनाया जाता है। IFRS आर बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यूज वाइल एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो ये होता है आपका इंडियन वाला जो होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर में होता है, लेकिन जो IFRS होता है वो फेयर वैल्यू पे होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू आपकी चलती है उसके ऊपर ये बनाया जाता है। चलिए दो डिफरेंस इसके अंदर हो गए, और कुछ हमारा इसके अंदर में नहीं है। चलिए तो हमने क्या कर लिया, तो हमने ये भी सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, आज हम क्लास लेके आएंगे कितने बजे सर? आज आपको यानी कि आज दिन क्या है सर? 18 तारीख ना, 18 फेब। तो हम क्या करेंगे 18 फेब आज रात को लाइव आएंगे, हम लाइव आएंगे कितने बजे सर? 9 बजे हम लाइव आएंगे, 9 PM पे लाइव आएंगे। और हम क्या करेंगे सर? हम जर्नल एंट्री जो है ना, जर्नल एंट्री, उसको हम क्या करेंगे आज टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आज शाम को 9 बजे। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी, अगर आपने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बाकी और कलीग्स के साथ में, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।